Hello students, welcome to CR International School online classes. I hope everyone is fine at your home. अब तक की जो वीडियोस आपने देखी उसमें हमने आफ्टर वैकेशन 1 चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसके बाद ये 3rd वीडियो है जिसमें आप नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में जो कि आपके 8th क्लास का बायोलॉजी का 8th चैप्टर है जिसका नाम है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोग सेल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर सेल्स। जैसा कि आपने देखा होगा, अपने चारों तरफ हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सराउंडिंग है, वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स देखते हो और उसमें लिविंग थिंग्स भी आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। तो लिविंग थिंग्स आपने महसूस किया होगा डिफरेंट है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और इन दोनों के फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो हम इन दोनों को बहुत ज़्यादा आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी आपको बता सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और नॉन लिविंग, और ये हम 1st क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे और प्रोसीड करते हुए हम इनके और डीपली ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ दे आर मेड एंड हाउ देयर स्ट्रक्चर्स आर। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है लिविंग सेल्स जो होते हैं, लिविंग सेल्स की हेल्प से इनकी बॉडी बनी होती है। ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो इंटरनली चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपिरेशन है प्लांट्स में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। हम इनको इधर से उधर जाते देख सकते हैं, इनको डिफरेंट वर्क्स करते हुए देख सकते हैं, लेकिन क्या इनके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा करते हैं? नहीं। आप नॉन लिविंग थिंग्स को देख सकते हो कि दे डू नॉट ग्रो, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें सिमिलर नहीं होती हैं जो लिविंग थिंग्स को मैच करें। तो दे बोथ आर डिफरेंट। इसी के अंदर और ज़्यादा डीप हम लोग एक पॉइंट से, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस देखते हैं। कोई किसी मॉडल का बना हुआ है घर, कोई किसी मॉडल का, कोई सिंगल फ्लोर है, कोई डबल फ्लोर है, कोई एक बहुत बड़ा बंगलो है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अलग अलग रूप के होते हुए भी सेम मटेरियल से बनते हैं। यानी इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ईंटों से, सीमेंट से और डिफरेंट मटेरियल से मिलकर ही बनता है। ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक बेसिक यूनिट से बनते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सेल सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में डिस्कवर किया था। उन्होंने एक कॉर्क के पीस पे, जो कि एक ट्रंक का या आप कह सकते हैं बार्क, यानी एक पेड़ के तने का के छिलके में एक हिस्सा होता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको उन्होंने क्रूड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व किया था। और उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया? उन्होंने देखा कि उस माइक्रोस्कोप के अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वो जो कंपार्टमेंट्स हैं
उनके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। इसलिए उन्होंने इसका नाम सेल्स रखा, जो कि एक खाली कंपार्टमेंट के रूप में नज़र आते थे। और सेल्स का मतलब ही है लिटिल रूम्स। तो जब ये सेल्स उन्होंने डिस्कवर किए, उस वक्त जो कॉर्क को ऑब्ज़र्व उन्होंने किया था, वो कॉर्क एक डेड टिश्यू था जिसमें उन्होंने ये सेल्स ऑब्ज़र्व किए थे, और इसी कारण से इनमें कोई भी लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं था। तो हमने ये जाना कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल रूम्स। ये रॉबर्ट हुक जो ग्रेट साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया नाम था। उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था अपने क्रूड माइक्रोस्कोप के द्वारा, वो था एक कॉर्क जो कि एक डेड टिश्यू था और बार्क ऑफ द ट्री से लिया गया था। इसी के आगे 150 साल तक भी और कोई भी ज़्यादा डिटेल हमें सेल्स के बारे में नहीं मिल सकी, क्योंकि उस वक्त जो मॉडिफिकेशन थे इन माइक्रोस्कोप में वो पॉसिबल नहीं हुए थे किसी के भी द्वारा। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल होता है, और जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस देते हैं रिगार्डिंग द लिविंग सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये हम अपनी नॉर्मल आँखों से तो देख ही नहीं सकते, और यही कारण था कि क्रूड माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्ज़र्व किया था और हमें डिटेल दी थी। तो जो सबसे पहले क्रूड माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, जो कि बहुत ही इम्प्रूव्ड, यू कैन से बहुत ही मॉडिफाइड रूप था माइक्रोस्कोप का। इसके द्वारा बहुत अधिक डिटेल हम सेल्स के बारे में जान पाए, और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इनका इस्तेमाल आप स्कूल्स में भी देख सकते हो, जहाँ पर लैब्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली जो इनका मेन एम होता है वो नेकेड आइज से ना ऑब्ज़र्व हो सकने वाले ऑर्गेनिजम्स को इन और मैग्नीफाई करके दिखाना होता है। और इसकी रेंज 1000 से 1500 मैग्नीफाइंग टाइम्स, यानी कि कोई भी सिंगल सेल है उसको 1000 से 1500 टाइम्स बढ़ा करके मैग्नीफाई करके शो करता है। तो इसकी रेंज ज़्यादा डिटेल्ड में हमें नहीं मिल सकी, और यही कारण था कि और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी इनके रिगार्डिंग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बेस्ड है ग्लास लेंसेज पे और लाइट के ऊपर। जितनी रोशनी लेंसेज पर गिरेगी उसी की हेल्प से और डीपली ऑब्जर्वेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी इस फील्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट की गई, और इनसे भी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसके द्वारा एक बहुत ही फोटोग्राफिक स्क्रीन पर जो पिक्चर्स ली जाती हैं उनको हम देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेंज होती है वो 1 लाख से 5 लाख टाइम्स ग्रेटर एंड मैग्नीफाइड इमेजेस होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनेली और अ टिश्यू। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने अभी जाने, सबसे पहला था क्रूड माइक्रोस्कोप, सेकंड था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्रूड माइक्रोस्कोप, सेकंड आपने जाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप के बारे में अभी आपने जाना। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही बड़ा होता है साइज़ के अकॉर्डिंग भी, और कंपेयर टू दीज टू, क्लियर। और जैसा कि हमें पता है जो हमारे सेल्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उन ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स को जानने के लिए और समझने के लिए हमें स्टेन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टेन्स यानी कलरिंग, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स और ये सेल्स, इसलिए जब हम उनमें कलरिंग कर देते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन और निखर के आती है, और ज़्यादा डीपली हम उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अंडर दीज माइक्रोस्कोप्स। तो बेटा जो स्टेन होता है उसको हम डाइज़ के रूप में भी के नाम से भी जानते हैं। डाई हम क्यों करते हैं? ताकि डिफरेंट कलर्स हम ऑब्ज़र्व कर सकें। ऐसे ही इन सेल्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए स्टेन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये और क्लियरली हमें ऑब्ज़र्व हो सकें। तो स्टेन जो इन पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनमें फर्स्ट है सैफ्रनिन, इओसिन, मिथाइलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट। ये डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनको डालकर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज ऑब्ज़र्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनी यानी सिंगल सेल्ड। जो भी ऑर्गेनिज्म या जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल एक ही सिंगल सेल से बनी होती है उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा, सो मैनी आर देयर। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, इसका मतलब एक से अधिक सेल्स के कॉम्बिनेशन से जो बॉडी बनती है उनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इनकी कैटेगरी में हमारे प्लांट्स, ट्रीज़, हर्ब, श्रब, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे स्पीशीज़ आती हैं जो कि मल्टी सेल्युलर कहलाती हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम फिनिशिंग माई टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स आज के समझ आ गए होंगे, जिसमें आपने सेल्स के बारे में जाना, किसके द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी, बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, एंड कौन सा डिवाइस इसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवाइसेस के एडवांसमेंट आपने जानी। पहले आपने क्रूड माइक्रोस्कोप जाना, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो था यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो लेट्स फिनिश विद दिस। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।